डियर स्टूडेंट, आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो बायोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर है। और आप इसको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो हम लोगों ने डाली थी बायोलॉजी के करियर को लेकर के, तो उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि बायोलॉजी में हम कहाँ कहाँ अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। आज हम बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है वो हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बायोलॉजी की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। तो देखिए, अब मैं आपको यहाँ थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा जो आपने कुछ लास्ट चैप्टर्स में पढ़ रखा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो वर्ल्ड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड। अब ये मटेरियल वर्ल्ड क्या होता है? क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी हो या हमारा पूरा सोलर सिस्टम, ये जो बना हुआ है वो एक मटेरियल से बना हुआ है। मटेरियल का मतलब एक मैटर, नहीं है? अब इस मटेरियल वर्ल्ड को जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारा पहला जो सेक्शन है वो हम लेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। नॉन लिविंग थिंग्स जी, या नॉन लिविंग वर्ल्ड हम इसको कह सकते हैं। नॉन लिविंग को का दूसरा जो नाम रखा गया है वो उसका नाम है एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब क्या होता है? यानी विदाउट एनी फॉर्म, विदाउट एनी फॉर्म यानी फॉर्मलेस, जिसका कोई भी रूप ना हो, समझिए, उसे हम एमॉर्फस कह सकते हैं। क्लियर? तो मटेरियल वर्ल्ड को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। पहला नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें एमॉर्फस या विदाउट एनी फॉर्म वाले जो चीजें हैं उसको हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड जो उसका हुआ उसमें आता है लिविंग वर्ल्ड या लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं, या लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे जिसमें जीवित चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जो जीवित चीजों के बारे में स्टडी होती है उसको कहा जाता है बायोलॉजी। क्योंकि अगर बायोलॉजी शब्द को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बायोस का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स। ये एक ग्रीक वर्ड है। और लॉगस का मतलब है लॉजी, जिसको बोलते हैं। तो लॉजी जो शब्द निकला हुआ है वो निकला है लॉगस से, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। क्लियर? तो आप समझेंगे बायोलॉजी का मतलब क्या है। तो बायोलॉजी का मतलब है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी लिविंग थिंग्स पाई जाती है, जितने भी जीवित वस्तुएं, जीवित प्राणी पाए जाते हैं, उनके अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। और ये किसका हिस्सा है? मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा है। क्लियर? अब बायोलॉजी जो है इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। तो बायोलॉजी जो टर्म है ये किसने दिया था? तो टर्म बायोलॉजी was given by लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। यानी ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द का को देने वाले वैज्ञानिकों के नाम बताइए। ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बायोलॉजी जो शब्द है वो लेमार्क और ट्रेविरेनस, 2 वैज्ञानिकों ने इसको दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के जो फादर हैं उनको कहा जाता है एरिस्टोटल। ये आपको पता होगा, अरिस्टोटल को हिंदी में हम लोग अरस्तु भी कह देते हैं, जो कि ग्रीक के एक दार्शनिक थे। और उस समय पे जो, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जितनी भी हमारी साइंस है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये एनीथिंग जो भी साइंस की ब्रांचेस हैं, उन सब का मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द साइंस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द इजिप्ट। यानी इजिप्ट से ये ऑरिजिनेट हुई है। तो अभी बायोलॉजी के बारे में बात करें तो अरस्तु जो एक साइंटिस्ट थे या कह सकते हैं फिलोसोफर थे, तो उन्होंने बायोलॉजी की शुरुआत की थी या बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा उनका योगदान रहा, इसलिए उनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से नवाजा गया। ओके, अब हम बात कर रहे थे लिविंग थिंग्स के बारे में। तो आपको देखो एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि लिविंग किसको कहा जाए और नॉन लिविंग किसको कहा जाए। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स की आपको स्टडी करनी है, और स्टडी करने के बाद आप पता लगा पाएंगे कि अगर ये पॉइंट्स या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर किसी भी मटेरियल वर्ल्ड के कंपोनेंट्स में पाए जाते हैं तो दैट इज कंसीडर टू बी लिविंग थिंग्स, उसको लिविंग थिंग कंसीडर किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं।
या उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, जिससे हम पहचान कर सकें कि अगर ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी तो लिविंग थिंग्स है, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आता है दैट इज वो है डेफिनेट शेप एंड साइज। देखिए ये थोड़ा सा एक कॉमन है दोनों में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे तो जो लिविंग थिंग्स होती है उनका एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट साइज भी होता है। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है अमॉर्फस होती है। अमॉर्फस का मतलब है विदाउट एनी फॉर्म, जिसका कोई रूप ना हो, समझे। तो अब हम बात करेंगे डेफिनेट शेप एंड साइज वाले ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ तो मेरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है दैट इज डेफिनेट, ये ओके, एंड मेरा साइज जो है वो भी डेफिनेट है। प्लस जितने भी जैसे बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, एनीथिंग जो भी माइक्रो से लेकर के मैक्रो तक की हम बात करते हैं, तो माइक्रो और मैक्रो दोनों ही लिविंग बींग्स जो होते हैं उनकी जो शेप होती है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है दैट इज डेफिनेट, और उनका जो साइज है वो भी डेफिनेट होता है। तो ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग थिंग्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टर्म आता है दैट इज नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है वो किससे निकाला गया है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ से हम थोड़ा सा कट करते हैं। तो ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब है कि हमारे बॉडी में पाए जाने वाले अंग, सही है। तो अब हम जैसे बात करेंगे कि हमारी बॉडी बनती कैसे है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी सबसे पहले एक सेल बनती है, और उस सेल के बाद फिर उसके बाद एक टिश्यू लेवल आता है। टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, ओके। अब ग्रुप ऑफ सेल्स को मिलने के बाद जो बनते हैं, टिश्यूज के कॉम्बिनेशन के बाद जो बनते हैं दैट इज नोन एज द ऑर्गन, समझे। तो जो ऑर्गन्स होते हैं, तो जब ऑर्गन्स कंबाइंड हो जाते हैं तो दैट विल फॉर्म द बॉडी, तो उससे बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो अभी हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स, ओके। अब लिविंग थिंग्स के बारे में ऑर्गेनाइजेशन जो शब्द है, इसी से आगे चल के हमने लिविंग थिंग्स को क्या बोला, यहाँ से थोड़ा समझेंगे। हमने लिविंग थिंग्स को एक नाम दे दिया ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि ऑर्गन से बना हुआ एक शरीर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अब जैसे देखिए हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो क्या है कि आपको पता है कोई ऑर्गन सिस्टम होता ही नहीं है, समझे? तो यहाँ एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि हम लोग बड़ी बॉडी को तो कह सकते हैं कि उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन छोटी बॉडी को कैसे बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन से मतलब सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक सिस्टमेटिक वे में जो प्रिपरेटरी होती है बॉडी की, तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी क्या है, दैट इज ए सिस्टम, या जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनकी बॉडी क्या है, दैट इज ए सिस्टम, समझिए। ये हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के हिसाब से। तो एक सिस्टम है, तो जो सिस्टमेटिक जो हमारी बॉडी का एक फॉर्मेशन हुआ है दैट इज नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन से ही एक वर्ड बना है ऑर्गेनिज्म। अब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म को यहाँ बायोलॉजी में दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो एक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहले हम समझेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और एक होते हैं हमारे मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो और मैक्रो होते क्या है, देखिए माइक्रो का मतलब होता है जिनकी स्टडी हम लोग अपनी नेक्ड आइज से नहीं कर सकते, जिनको हम लोग केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा साइज, ये लार्ज साइज, तो जिनको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं वो कंसीडर किए गए हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसके अलावा भी थोड़ा सा हम एक बात करेंगे सेलुलर लेवल पे, तो कुछ होते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो कैटेगरी आती है ये माइक्रो में आ जाती है, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये मैक्रो में आ जाते हैं। तो हम इतना समझ सकते हैं कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल वाले। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो हमारा टर्म निकल के आता है दैट इज नोन एज द सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर। तो अब ये सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका मतलब है सेल, यानी सेल का स्ट्रक्चर जो होता है। तो जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी
या जितने भी लिविंग थिंग्स होती है उनकी जो बॉडी होती है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट इज नोन एज द सेल। इसलिए सेल को कंसीडर किया गया है कि दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, उसको सेल कहा जाता है। अब देखिए जो सेल है इसको साइंटिस्टों ने दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी सेल को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसको हम लोग एक और इसको हम लोग संज्ञा दे सकते हैं या इसका एक और सिनोनिम डेवलप कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द प्रिमिटिव सेल। अब बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसको प्रिमिटिव सेल क्यों कंसीडर किया गया। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तो वो पानी के अंदर हुई थी, तो सबसे पहले जो बनने वाली सेल थी उसको प्रोकैरियोटिक सेल कंसीडर किया गया। अब उसको प्रोकैरियोटिक इसलिए बोला गया क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस था वो इनकम्प्लीट था। तो अब ये जो सेल का टॉपिक है इसके बारे में जो डिटेल है वो हम अपना नेक्स्ट एपिसोड जो शूट करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ये सेल जो होती है ये कितनी विस्तृत है और किस तरह से सेल से बॉडी का फॉर्मेशन होता है और ये सेल के आधार पर ही हम किस तरह से किसी भी लिविंग थिंग्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझे। तो अब प्रिमिटिव सेल, यूकैरियोटिक सेल, अब जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसको अगेन दोबारा से फिर डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं एनिमल सेल, एक इसमें एनिमल सेल होती है और दूसरी इसमें प्लांट सेल होती है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल को यूकैरियोटिक सेल में कंसीडर किया गया है और प्रोकैरियोटिक और प्रिमिटिव सेल को इनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी करते हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। तो साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में कंसीडर किया जाता है। तो अब देखिए ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है तो सेलुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर किस तरह का सेल स्ट्रक्चर है, यानी उसकी जो सेल है वो किस शेप में है, किस साइज में है, क्योंकि अलग अलग साइज की सेल होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं, लार्ज होती हैं, स्मॉल होती हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग सेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सेलुलर स्ट्रक्चर जो है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसको हम लोग फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब देखिए ये जो टर्म है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हक्सले। तो हक्सले, ये नीट में कई बार क्वेश्चन आया है कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो हम लोग प्रोटोप्लाज्म को कंसीडर किया गया उसको इस टर्म से बोला गया तो उसको किसने दिया, तो वो हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने इसको दिया था। अब ये फिजिकल हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है ये होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये एक ट्रांसपेरेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट कॉम्प्लेक्स एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। अब जो प्रोटोप्लाज्म है इसको आगे चल के फिर दोबारा से डिवाइड किया गया है। तो प्रोटोप्लाज्म के जो सेक्शंस होते हैं इसको दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया, वो मैं आपको लिखूंगा। तो पहला सेक्शन जो होता है दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो नेक्स्ट होता है उसको कैरियोप्लाज्म या हम इसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं। अब देखिए ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, अकर्स बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अभी आपको समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ मिलेगा। तो साइटोप्लाज्म जो होता है ये पाया जाता है सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है दैट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। देखिए न्यूक्लियस क्या है, सेल का एक सेंट्रल पार्ट है या इसको कंट्रोलिंग पार्ट कह सकते हैं सेल का। तो उसके अंदर जो हमारा फ्लूइड मिलेगा दैट इज नोन एज द, उसके अंदर जो फ्लूइड मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म। ओके, अब जो ये भी प्रोटोप्लाज्म का मिलना क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि केवल लिविंग थिंग्स में ही प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। अब जो नेक्स्ट इसका स्टेप आता है दैट इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म।
अब देखिए ये मेटाबॉलिज्म क्या होती है। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये आपको पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। समझे। तो मेटाबॉलिज्म जो है बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ इसके कौन कौन से सेक्शन हैं। तो पहला है इसका एनाबॉलिज्म एंड दूसरा सेक्शन है इसका कैटाबॉलिज्म। जी, अब देखिए एनाबॉलिज्म क्या होता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी ये एक ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो कंबाइंड होकर के जैसे मेगा मेगा बायोमोलिक्यूल्स पार्टिकल्स को निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन बनना या कार्बोहाइड्रेट्स का बनना बॉडी के अंदर, या लिपिड्स का बनना, विटामिन तो खैर बनती हैं, कुछ नहीं बनती हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो एनाबॉलिक प्रोसेस में आ जाती है। और जो कैटाबॉलिज्म होता है इसका मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी हमारे जो मेगा मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूट्रिएंट फूड सब्सटेंसेस के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम लोग खाना जो खाते हैं, तो हमारा खाना जो जब जब डाइजेस्ट हो रहा होता है तो उसके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। वो मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स कैटाबोलाइज हो जाते हैं, यानी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट या उत्प्रेरक जिनको हम कह सकते हैं। तो उसकी प्रेजेंस में वो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में मतलब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिससे उनका इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वो इजीली हमारे ब्लड के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जो होती है टूटना और बनना, ये दोनों प्रोसेस कंबाइन होके क्या बनाती है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बनाती है। अब जो मेटाबॉलिज्म होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, लिविंग थिंग्स का। ओके। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस। अब देखिए ये होम्योस्टेसिस क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं तो उनकी बॉडी में एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट पाया जाता है जो बायोकेमिकल से बना होता है। अब जो बायोकेमिकल से बना हुआ जो इंटरनल इन्वायरमेंट है अगर वो स्टेबल रहेगा अगेंस्ट द एडवर्स कंडीशन, सही है, तो होम्योस्टेसिस है बॉडी के अंदर। अगर इनकेस वो स्टेबल नहीं हो पाता है देन द पेशेंट विल द बॉडी विल सफर विद द डिसीज। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपको फीवर आता है तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर थोड़ा सा हमें इरिटेट महसूस होता है, बॉडी के अंदर वीकनेस सी महसूस होती है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि किसी भी कह सकते हैं फॉरेन पार्टिकल की वजह से या किसी भी पॉइजनस चीज की वजह से हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो डिस्टर्ब हो चुका है। अगर वो डिस्टर्ब हो गया है तो समझ लीजिएगा कि आपको बीमारी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे अभी आप कोई भी चीज लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई इंसान ड्रिंक करता है तो आपने देखा होगा कि ड्रिंक करने के बाद भी उसकी बॉडी में थोड़ा सा एक अलग तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है जो स्टेबल था वो चेंज हो चुका है। क्लियर। तो वो होम्योस्टेसिस जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। तो आप समझ जाइए कि होम्योस्टेसिस जो है ये क्या डिफाइन करती है। ये डिफाइन करती है कि लिविंग थिंग्स के अंदर होम्योस्टेसिस है तो वो लिविंग्स है, अगर वो होम्योस्टेसिस नहीं हो रही है तो समझ लीजिएगा तो वो नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि और कौन सा पॉइंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। आपको पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है। जैसे हम और आप जब पैदा हुए थे तो हमारी बॉडी का साइज बहुत छोटा था। अब धीरे धीरे हम लोगों ने न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया। अभी जो मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं जैसे कि होम्यो मेटाबॉलिज्म होना शुरू हुई, बॉडी में एनर्जी डेवलप हुई, सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप होता चला गया, फिर ऑर्गन्स बनते चले गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एंड लेटर ऑन हमने ये देखा कि धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो गई। जब बॉडी के अंदर ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद उसका फिर डेवलपमेंट होता है। जैसे आपकी बॉडी में कह सकते हो कि बॉडी ऑर्गन्स का स्ट्रांग हो जाना, आपकी मांसपेशियों का स्ट्रांग हो जाना, तो वो आपकी बॉडी का डेवलपमेंट है। अब देखिए ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। तो अगर हम बात करें ग्रोथ की बात करते हैं, चलिए। तो ग्रोथ जो होती है वो दो तरह की होती है। देखिए एक ग्रोथ जो होती है वो हमारी फिक्स होती है और दूसरी जो होती है वो कैसी होती है, वेरिएबल। जैसे प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ पाई जाती है वो वेरिएबल होती है, यानी प्लांट्स कंटिन्यू ग्रोथ करते रहते हैं।
जैसे आपने ऊपर से प्लांट का कोई सेक्शन काट दिया तो आप देखेंगे कि वो दोबारा से रीग्रोथ हो जाएगा। ओके, अब जो हम लोग हैं तो हम लोगों के अंदर जो ग्रोथ है वो फिक्स होती है। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो फिक्स ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं वो वेरिएबल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दोनों जो पॉइंट्स होते हैं, समझे, तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं इसके लिविंग थिंग्स के। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है रेस्पॉन्स एंड सेंसिटिविटी। देखिए ये थोड़ा सा सोशल भी है और आप लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं, आप प्रैक्टिकली भी इसको समझ सकते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रेस्पॉन्स करते हैं, उनके अंदर बॉडी के अंदर एक सेंसिटिविटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपको सर्दी लगती है तो सर्दी लगने पर आपकी बॉडी क्या करती है, उसके इन्वायरमेंट के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है, और उसके बाद फिर आपके अंदर एक सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। ऐसी प्लांट्स के अंदर होता है। तो प्लांट्स के अंदर जो मोशन होती है इस तरह से सेंसिटिविटी की वजह से, इसको हम सिमुलेशन मोशन कह सकते हैं, सिमुलेशन होता है। तो रेस्पॉन्स और सेंसिटिविटी ये केवल लिविंग थिंग्स का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि लिविंग्स के अंदर ही पाया जाता है, नॉन लिविंग्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। सही है। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा दैट इज नोन एज द, हम उसको कह सकते हैं एक्सक्रेशन। अब देखिए एक्सक्रेशन का मतलब क्या है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। अब ये उत्सर्जन होता क्या है, जैसे हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं तो मेटाबॉलिज्म के बाद बॉडी के अंदर जो यूजेबल चीजें होती हैं या यूजेबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको तो हमारी बॉडी यूज कर लेती है। उसके बाद जो वेस्ट बचता है उस वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिसीजेस हो जाएंगी, हमारा जो होम्योस्टेसिस है वो चेंज हो जाएगा। तो एक्सक्रेशन का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में नेचर ने कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स को डेवलप किया है जिससे कि बॉडी से वेस्ट जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हम अपनी बात करते हैं तो हमारी बॉडी में एक्सक्रेशन किससे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किडनी यानी जो यूरिन निकालती है वहां से एक्सक्रेशन होता है। हमारी स्किन जिससे स्वेट बाहर निकलता है, पसीना बाहर निकलता है, तो उससे एक्सक्रेशन होता है। प्लस जो गैसियस एक्सक्रेशन है वो हमारा नाक के थ्रू होता है, मुंह के थ्रू होता है। तो हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में अंदर ऑक्सीजन जाता है और CO2 जो होता है वो वेस्ट गैसेस होती है, वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ऐसे ही जितने सारे एनिमल्स होते हैं उनमें सब में एक अलग अलग प्रकार का स्पेसिफिक ऑर्गन नेचर ने डेवलप कर रखा है। तो वो नेचर वहीं से उसका क्या होगा, वो अपना वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेंगे। अब प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी क्या होता है, वेस्ट बाहर निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्रूट्स होते हैं, समझे, तो फ्रूट्स का डेवलपमेंट कब होता है, जब कह सकते हो कि एक सीजन के बाद जब पौधों के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुका होता है, प्लस उनकी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस के माध्यम से बहुत सारा जो वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, तो एक सीजन आने पर वो अपना सारा वेस्ट फ्रूट्स के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि जिन फ्रूट्स को हम लोग बड़े स्वाद से खाते हैं उनमें क्या होता है, पौधों का वेस्ट मटेरियल होता है, समझे, यानी पौधों की जो लेटरिन होती है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रूट्स कह सकते हैं, समझे। अब ये केवल किस में होता है, ये लिविंग थिंग्स के अंदर ही होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होता, समझे। अब जो और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, जैसे मूवमेंट। अब मूवमेंट जो होता है ये भी लिविंग थिंग्स के अंदर होता है। मूवमेंट का मतलब क्या है, जैसे बॉडी के अंदर जो मटेरियल होता है वो ट्रांसफर हो रहा होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज नोन एज द मूवमेंट। अब यहाँ से एक नेक्स्ट पार्ट और निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन। अब देखिए ये लोकोमोशन क्या है। अब मूवमेंट और लोकोमोशन इन दोनों चीजों को समझ लीजिए, ये केवल किसमें होगा, लिविंग थिंग्स के अंदर होगा। अब लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो लोकोमोशन है। और बॉडी के अंदर जो माइक्रो लेवल पे बात करें तो माइक्रो लेवल पे बॉडी के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनका वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना, वो क्या है, मूवमेंट। ये जैसे आपका ब्लड है तो ब्लड के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है। और हम लोग जो चल के जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो क्या है, लोकोमोशन है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, ये चाहे प्लांट्स ले लीजिए चाहे एनिमल्स ले लीजिए, सबके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है और लोकोमोशन होता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन नहीं होता, प्लांट्स के अंदर क्या पाया जाता है, केवल मूवमेंट होता है, समझे।
तो कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर मूवमेंट होता है लेकिन लोकोमोशन नहीं होता, लेकिन ज्यादातर एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन होता है। तो लोकोमोशन और मूवमेंट ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, लिविंग थिंग्स का। ये केवल लिविंग थिंग्स में ही पॉसिबल है, नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है ये तो आप सभी बच्चे लोग जानते हो रिप्रोडक्शन क्या है, क्योंकि बड़े इंटरेस्ट से चैप्टर पढ़ाया जाता है, बच्चे लोग उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी एक जीव द्वारा अपनी जैसी संतान को जन्म देना। तो जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग बीइंग अपनी जैसी संतान को जन्म देती है, अपनी जैसे बॉडी को जनरेट करती है, दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। तो अब आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ biological process by which any living things produce its own copy, या by which any living things produce its own any other living things, या अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करती है, अपनी संतान को प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। समझ में आ गया। अब ये रिप्रोडक्शन जो होता है इसको भी हम लोग आगे चल के जो एपिसोड शूट करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे डिटेल में रिप्रोडक्शन क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, कितने किस जीव में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। क्योंकि अभी हमारा इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में आपको केवल इतना समझना है कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारी बॉडी में हीलिंग एंड रिपेयरिंग। हीलिंग एंड रिपेयरिंग। अब देखिए हीलिंग और रिपेयरिंग क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा अगर आपको कभी चोट लग जाती है तो चोट लगने पर हल्का सा उसमें ब्लड निकलता है, ब्लड निकलने के बाद ब्लड का एक क्लॉट वहां पर जम जाता है, और जब क्लॉट जम जाता है तो फिर आप देखेंगे वो ब्लड निकलना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। कुछ दिनों के बाद वहां से वो पपड़ी सी ऊपर से हट जाती है और आपकी सेल जो डैमेज हो चुकी थी वो एज इट इज दोबारा से डेवलप हो जाती है। तो दैट इज नोन एज द हीलिंग एंड रिपेयरिंग। ये हीलिंग और रिपेयरिंग की जो प्रोसेस होती है ये केवल लिविंग थिंग्स में होती है, अदर्स में नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा जेनेटिक कंटिन्यूटी। देखिए ये जो जेनेटिक कंटिन्यूटी है इसका थोड़ा बहुत जो संबंध है वो रिप्रोडक्शन से होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के माध्यम से जो संतानें पैदा होती है तो मदर फादर की जो जेनेटिक्स होती है, मदर फादर का जो डीएनए कंटेंट होता है वो उनकी संतानों में जाता है, यानी मदर फादर के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज द जेनेटिक कंटिन्यूटी, इसको हम जेनेटिक कंटिन्यूटी कह सकते हैं। क्योंकि अब हम बात करें हमारे फोर फादर्स जो कि इस पृथ्वी पर अब दोबारा कह सकते हो हमें नहीं मिल सकते, वो मर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है उनका जो जेनेटिक है, उनका जो डीएनए है वो हम लोगों के अंदर मौजूद है। तो ये जेनेटिक कंटिन्यूटी के माध्यम से संबंध है। इसके लिए आगे एक चैप्टर डेवलप किया गया है जिसका हम लोग कह सकते हैं हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। तो ये आगे चैप्टर है आपके 12th स्टैंडर्ड में आएगा, इसको आप समझेंगे कि किस तरह से हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है। अब देखिए एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर और होता है एनिमल्स के अंदर या लिविंग थिंग्स के अंदर, वो है हमारा एडेप्टेशन। अब देखिए एडेप्टेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अनुकूलन। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी बॉडी पर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन जब चेंज होती है तो उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो लेमार्क और डार्विन थ्योरी में बताया गया था कि अगर इन चेंजेस के अकॉर्डिंग कोई अपनी बॉडी को एडेप्ट नहीं कर पाता है, अनुकूलित नहीं कर पाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अगर वो अपने इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेगा, जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आया तो हमने अपने आप को चेंज कर लिया, तो वो एडेप्टेशन बोला जाएगा। ठीक है। अब ये एडेप्टेशन का मतलब जैसे आपने प्लांट्स की हम लोग बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि चावल की जो खेती होती है यानी धान की जो खेती है, अगर मैं आपसे कहूँ उसको रेगिस्तान में जाके करो, समझे, तो वहां पे संभव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि चावल की खेती के लिए मिट्टी जो चाहिए या जिस तरह पानी ज्यादा चाहिए, मिट्टी एक एलुवियल सॉइल जिनको चाहिए होती है, तो अगर इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो खेती वहां पे नहीं हो सकती, समझे। तो इसका मतलब है कि चावल के जो पौधे हैं यानी जो राइस क्रॉप है उसके जो प्लांट्स हैं उनको एडेप्ट हो चुके हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हम अगर बात करें कि अगर हम किसी जैसे ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हीट रहता है, अगर हमको ले जाके ऐसी जगह पहुंचा दिया जाए जहाँ बर्फ ही बर्फ हो, समझे, तो हम वहाँ पे
कुछ घंटों तक ही सर्वाइव कर पाएंगे, उसके बाद हमारी डेथ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारी बॉडी वहाँ के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं हो पाएगी। तो पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं या जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, उनकी बॉडी एक पार्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट हो चुके होते हैं। तो एडेप्टेशन जो होता है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वो है इवोल्यूशन। अब देखिए ये इवोल्यूशन थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या वर्ड है। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है उद्विकास। इसको हिंदी में हम लोग उद्विकास कहते हैं। आप थोड़ा सा इसको समझेंगे है क्या। जैसे पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो जितने भी जीव जंतु यहाँ बने थे उस समय पे उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो सिंपल फॉर्म में थे। तो धीरे धीरे इन्वायरमेंटल चेंज आया, उनको एडेप्ट होना पड़ा और उसके बाद उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो एक सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आना एक लॉन्ग टर्म टाइम ड्यूरेशन के बाद दैट इज नोन एज द इवोल्यूशन। उसको इवोल्यूशन कहा जाता है। और जो इवोल्यूशन होता है वो डिपेंड करता है आपके एडेप्टेशन के ऊपर एंड जेनेटिक कंटिन्यूटी के ऊपर। क्योंकि एडेप्टेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। अब देखिए जो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन होता है और जो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन होता है, तो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए, तो इसमें क्या होता है ये जेनेटिक कंटिन्यूटी को जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में या किसी भी लिविंग थिंग्स की बॉडी में एक लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन चल रहा है तो उससे क्या होता है जनेटिक ड्रिफ्ट जनरेट हो जाता है और वो जेनेटिक कंटिन्यूटी के माध्यम से वो इवोल्यूशनाइज हो जाता है। मतलब एक इवोल्यूशन होने के बाद एक नई कॉम्प्लेक्स बॉडी को जन्म देता है। और जब कोई चीज एक सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स में आती है, एक स्पीसीज से बहुत सारी स्पीसीज बनती हैं, नया नई नई स्पीसीज बनती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पेसिएशन। समझे? तो जेनेटिक कंटिन्यूटी जो होती है ये क्या प्रोड्यूस करती है, स्पेसिएशन जनरेट करती है। मतलब एक स्पीसीज से अनेकों स्पीसीज की ऑरिजिनेशन को प्रोड्यूस करती है। और एडेप्टेशन और इवोल्यूशन यानी एडेप्टेशन उसमें हेल्प करता है और इवोल्यूशन के माध्यम से हम उसकी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इवोल्यूशन क्या है ये केवल किसमें होता है, लिविंग थिंग्स के अंदर होता है। एंड लास्ट मोमेंट जो लास्ट टर्म हमारा बचा हुआ है दैट इज नोन एज द डेथ। अब देखिए डेथ क्या है। डेथ का मतलब आप समझते होंगे कि मृत्यु। ये तो यहाँ पे जितने भी जो लिविंग थिंग्स होती हैं जब उनकी बॉडी के अंदर होने वाली जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जब वो स्लो होने लगती है और लास्ट मोमेंट पे जब वो खत्म हो जाती है मतलब रुक जाती है, तो उस बॉडी के अंदर फंक्शन होना बंद हो जाता है। जब फंक्शन होना बंद हो जाता है तो हम लोग कह देते हैं कि ये सब मर चुका है यानी ये डेथ हो चुकी है। ये तो डेथ जो है दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ एनी लिविंग थिंग्स। किसी भी जो लिविंग थिंग्स की जो जिंदगी होती है उसको उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस का रुक जाना समझिए वो डेथ का इंडिकेटर होता है। समझिए? अब देखिए मैंने जो भी चीजें आपको यहाँ तक पढ़ाई है ये करीब करीब हमारे 16 to 17 पॉइंट्स हैं। अब ये 17 पॉइंट्स को आप लोग अपने अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। सही है? और जो भी दिक्कतें होती हैं आप इसको समझ लीजिएगा और जो भी दिक्कतें आपको हो रही हैं तो मैं नीचे सब्सक्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा जिस पे आप अपना व्यू छोड़ सकते हैं या कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।